नमस्कार स्टूडेंट्स, हमने आपको पिछली वीडियो में कॉलम एशेलोन फॉर्म से रैंक को निकालना सिखाया था। मतलब रैंक को हम 5 मेथड से निकालना सीख चुके हैं। किन किन मेथड से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले माइनर मेथड था या डिटरमिनेंट मेथड, है ना। तो माइनर मेथड नॉर्मल फॉर्म और रो एशेलोन फॉर्म, मतलब एशेलोन फॉर्म फिर 2 टाइप में थी, रो एशेलोन और कॉलम एशेलोन फॉर्म। तो और एक मेथड था भाई आपका पीएक्यू फॉर्म में हम बदलने के बाद तो फिर उस साइड जो मैट्रिक्स होते हैं वो नॉर्मल फॉर्म में, मतलब पीएक्यू फॉर्म से भी हम रैंक को फाइंड कर सकते हैं। तो रैंक आपने 5 मेथड से निकालना सीख ली है। तो अब रैंक के कंसेप्ट को इतना अच्छा समझने के बाद आपको एलडी और एलआई समझना है। लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं। वैसे तो हम वेक्टर स्पेस में करवाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा किस तरह से, है ना, तो वो वेक्टर स्पेस की बात है। लेकिन हम रैंक के कंसेप्ट से ही पढ़ेंगे, क्योंकि आपको एलडी और एलआई का जो कंसेप्ट है वो आप या वेक्टर स्पेस के हिसाब से कर दे या फिर रैंक के हिसाब से, है ना। रिजल्ट तो आपको वही मिलना कि भाई एलडी है या एलआई है। तो कंसेप्ट को समझने के बाद, क्योंकि हमने रैंक का टॉपिक आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड करवाया है, हमने अभी तक आपको वेक्टर स्पेस नहीं बताया है, तो तब वेक्टर स्पेस करवाएंगे तो तब वो लीनियर कॉम्बिनेशन का जो तरीका है उस तरीके से भी हम आपको एलडी और एलआई का कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। फिलहाल तक हम रैंक पर बात कर चुके हैं भली भांति, तो आपको रैंक बहुत अच्छी तरह से आती है, तो हम रैंक से ही आपको समझाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर स्पेस से अभी आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसको करने के लिए अब हमें पढ़ना है कि लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, है ना। तो लीनियर की तो यही स्पेलिंग रहेगी और इंडिपेंडेंट, ये 2 डेफिनेशन पढ़नी है। तो आप केवल एक को पढ़ लीजिए, तो सेकंड बिल्कुल जरा सा चेंज है, वो क्या चेंज है हम बताएंगे। देखिए, लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर क्या होंगे। द वेक्टर्स x1 x2 x3 अप टू xn तक चलेंगे, ठीक है। वेक्टर कितने हैं, n वेक्टर हैं। तो आर सेड टू बी एलडी। कब ये एलडी होंगे, जब होंगे यहाँ पर, मतलब देर एग्जिस्ट n स्केलर, इस तरह से n स्केलर c1 c2 c3 cn, या a भी कह सकते हो, a1 a2 कोई भी स्केलर ले सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो सभी स्केलर है ये क्या होने चाहिए, नॉट ऑल जीरो। इनमें से कोई भी, मतलब सभी जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए, है ना। मतलब कि C1 जीरो हो सकता है, C2 जीरो, C3, मतलब कोई एक C50 C51, मतलब कोई भी एक nth पोजीशन तक कोई एटलीस्ट 1 तो मेरे को क्या चाहिए इसमें, नॉन जीरो। तो यही कह रखा है कि भाई नॉट ऑल जीरो। अगर क्या है कि वेक्टर्स x1 x2 xn तक कब एलडी होंगे, इज सेड टू बी एलडी इफ देयर एग्जिस्ट n स्केलर C1 C2 अप टू Cn तक नॉट ऑल जीरो। तो एलडी समझ में आया है। अब एलआई क्या है, एलआई में बिल्कुल सेम है। द वेक्टर्स x1 x2 अप टू xn तक इज सेड टू बी एलआई इफ देयर एग्जिस्ट C1 C2 अप टू Cn तक सभी जो स्केलर हैं हमारे n स्केलर, वो क्या होंगे, ऑल आर जीरो। तो वहाँ पर सभी जीरो होंगे। तो बस कंडीशन यहाँ पर बदल जाएगी कि भाई जो भी ये हैं C1 C2 C3 और इस तरह से हम चल रहे हैं Cn, ये सभी जीरो हो जाएंगे। एक तो कंडीशन ये है भाई कि मैं नोट हट जाएगा, ये ऑल जीरो, है ना, ऑल आर जीरो, और एलडी की जगह हम एलआई कर देंगे, तो ये फिर इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन यहाँ एलआई हो जाए, सेट टू बी एलआई, और बाकी सेम, और ये नोट हटकर यहाँ पर ऑल आर जीरो आ जाएगा, है ना। तो आया ना समझ में। तो कुल मिलाकर अब हम इसको रैंक के कंसेप्ट से, ये तो है भाई आपकी डेफिनेशन की बात। अगर एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आप इस तरह से एक डेफिनेशन को याद करके दूसरी को बना सकते हैं, है ना। बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर बस स्केलर को सभी को जीरो बता देना है। अगर एटलीस्ट 1 भी नॉन जीरो है तो वो फिर एलडी होंगे। एलआई होने के लिए तो क्या होने चाहिए, सभी ही जीरो होने चाहिए भाई, है ना। तो अब हम रैंक के कंसेप्ट से क्या पढ़ते हैं। देखिए भाई, अगर वेक्टर 3 गिवन है या वेक्टर 2 गिवन है, वेक्टर 4 गिवन है, मतलब कितने भी वेक्टर गिवन है, उनको एलआई एलडी चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे। बिल्कुल आसान है। रैंक जितने भी वेक्टर हैं नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आना चाहिए। 3 वेक्टर है तो रैंक 3 ही आनी चाहिए वेक्टर की, 2 है तो फिर 2 ही रैंक आनी चाहिए, और 4 है तो 4 ही। अगर कम आई भाई, है ना, कम मतलब 3 से कम, 2 भी आ सकते हैं, 1 भी और 0 भी, तो मतलब रैंक अगर 3 से कम आई ना,
ज़्यादा तो आ ही नहीं सकती भाई, वेक्टर जितने वेक्टर उतनी ही रैंक आएगी। जैसे हम 3x3 तो 3 से ज़्यादा रैंक तो आ ही नहीं सकती, 3 आ सकती है या फिर 3 से नीचे आ सकती है, हमने बात की है। तो मतलब अगर इक्वल आ जाते जितने वेक्टर हैं, मतलब उतनी ही जो मैट्रिक्स बनाएंगे, 3 वेक्टर है 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे, जो भी मैट्रिक्स बनेगी मतलब जिस भी ऑर्डर की, उस ऑर्डर में जितने भी मतलब वेक्टर हैं होंगे, गिवन वेक्टर अभी हम क्लियर करेंगे, आपको क्वेश्चन लेंगे, तो वो क्या होने चाहिए, वहाँ पर रैंक उतनी ही आनी चाहिए। 3 वेक्टर तो 3 ही रैंक, 2 वेक्टर तो 2 रैंक, 4 वेक्टर तो 4 रैंक, तो वो क्या होंगे, ठीक है। तो रैंक उतनी ही आनी चाहिए, तो वे क्या होंगे, LI होंगे। LD कब होंगे, अगर रैंक मतलब जितने वेक्टर गिवन हैं उनसे कम आ जाए, है ना। तो कम आते ही वही हमारे, अगर रैंक है जो नंबर ऑफ वेक्टर से कम आ जाते हैं तो भाई क्या है, LD है। और रैंक है जो हमारी बराबर आ जाती है नंबर ऑफ वेक्टर के, तो फिर क्या होंगे, LI होंगे, है ना। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। तो हम इस कंसेप्ट के हिसाब से आपको करवाएंगे भाई, ठीक है। तो आपने ये नोट करना है कि हम कोई वेक्टर है, हमें LD या LI चेक करने हैं, तो हम केवल उसकी रैंक को चेक करेंगे, क्योंकि हमने रैंक को पढ़ा भाई अच्छी तरह से, ठीक है। तो वेक्टर स्पेस के हिसाब से हम बाद में बताएंगे, तो ठीक है। तो ये आपने करना है। तो वैसे हमने इसमें क्या है कि अगर वेक्टर स्पेस से पढ़ेंगे तो फिर ये इनका जो भी स्केलर है ये वेक्टर से गुणा होंगे, और वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा ना, वो कम्प्लीटली जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें से एटलीस्ट नॉन जीरो होगा तो वो तो फिर LD में आएगा। अगर वो लीनियर कॉम्बिनेशन में सभी स्केलर जीरो है तो मतलब वेक्टर भी जीरो, तो फिर वो LI में आएगा, है ना। तो वो बातें बाद की बातें हैं। अभी फिलहाल हमारी ये बात है कि हम रैंक चेक करें और LD और LI किस तरह से बताए वो देखना आपने, ठीक है ना। तो देखिए भाई, अब ये क्वेश्चन और आ सकता है आपके एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है इस तरह से, मतलब कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि कोई भी एक वेरिएबल देगा और आपको से वेक्टर्स को LD गिवन देगा कि LD है भाई ये, तो फिर इस वेक्टर की वैल्यू निकालिए। LD ही गिवन होगा अगर कोई वेरिएबल आपको निकालना होगा तो, है ना। किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो ये मस्ट है कि वो वेक्टर फिर LD ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अभी बताएंगे, देखिए। तो अब सॉल्यूशन देखिए भाई, सॉल्यूशन में हमने बताया था कि जो भी मैट्रिक्स है, अब ये इस तरह से ही ना कॉलम वाइज दे रखे हैं, नहीं तो ये इस तरह से भी लिख सकता था कि ये वेक्टर हैं और फिर 1 P 3 ये वेक्टर हैं और फिर तीसरा भी वेक्टर है। तो प्रूव कीजिए कि ये मतलब ये LD है, तो वैल्यू कीजिए फाइंड P की। तो मैंने बताया है कि भाई वेक्टर को हम किस फॉर्म में लिखेंगे जो गिवन है, तो कॉलम वाइज ही लिखेंगे, आपने नोट करना है इस चीज़ को। तो देखिए ठीक है भाई, तो क्या लिखेंगे, 1 -1 3 1 P और 3 और 1 0 1, ठीक है, आया ना समझ में। तो ये है भाई हमारे वेक्टर, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि आपको ये लिखना है कि गिवन क्या है, गिवन ये है कि वेक्टर्स आर LD। तो LD है तो और फाइंड क्या करना है आपने, फाइंड करना है P की वैल्यू को। तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर ये वेक्टर LD गिवन है तो LI में क्या होगा, पहले ये बताइए LI में क्या होगा, रैंक है जो मैट्रिक्स की वो नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर होगी, मतलब नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, यहाँ पर 3 है तो 3 ही रैंक होगी। अब इसकी रैंक क्या रही होगी, 3 तो रही ही नहीं होगी, क्योंकि 3 रैंक होती तो ये LI होते। तो अब ये है गिवन LD, तो इसका मतलब जो रैंक है इस मैट्रिक्स की वो क्या है, लेस देन 3 है। अगर लेस देन 3 है तो इसमें जो हमने माइनर बनाया हुआ, तो देखिए भाई मैं जो रैंक चेक करता हूँ, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो मैं सबसे पहले अपने प्रायोरिटी में रखता हूँ माइनर मेथड को, क्योंकि ये सबसे ज़बरदस्त मेथड है। आप इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाए ना लगाए, आप डायरेक्ट इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर दे। अगर वो नॉन जीरो आता है तो फिर रैंक 3 ही होगी, अगर वो 0 आता तो फिर रैंक कम होगी 3 से, है ना। तो मैं इसको यूज करूंगा। अगर वही ज़्यादा जाता तो फिर मैं रो एशेलन फॉर्म को यूज करता हूँ, ठीक है। कॉलम को यूज कर सकते हैं आप। और वही फिर अगर स्पेशली क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म है, वो PAQ फॉर्म है, तो वो फिर मैंने बताया वो थोड़े लेंथी होते हैं, फिर वो स्पेशल क्वेश्चन आता है उसका। तो वैसे रैंक आपने चेक करना है तो माइनर मेथड 3x3 के लिए दी बेस्ट है। अगर फिर कोई ऊपर की ऑर्डर की आती है तो उसके लिए आप एशेलन फॉर्म को यूज कर सकते हैं, कोई भी टाइप। तो अब आपको ये समझ में आया भाई कहानी। हाँ, तो मैं इस पर था कि अगर इसकी रैंक 3 से कम है, 3 से कम है तभी तो LD है ये, है ना, नहीं तो LI हो जाते अगर नंबर ऑफ वेक्टर के बराबर आ जाते, क्योंकि 3 ही वेक्टर है 3 ही रैंक, तो ऐसा कॉम्बिनेशन तो फिर LI कहता है। तो
अब ये एल डी कब हुआ, जब इसकी रैंक 3 से कम आई। हमें नहीं पता भाई वो 2 है या 1 है या 0, कितनी भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम है, हम ये कह सकते हैं। तो ये कह सकते हैं। तो एल डी मतलब माइनर मेथड क्या कहेगा, माइनर मेथड में अगर हम 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट बनाएंगे तो देखिए अब सोल्व कर देंगे। अभी इसको 1 1 -1 3 p 3 0 1 ये डिटरमिनेंट बनाया। ये डिटरमिनेंट अब माइनर बनाया है ये 3 क्रॉस 3 का, तो ये क्या होगा, माइनर मेथड क्या कहता है कि ये 0 होगा। भाई ये डिटरमिनेंट सोल्व किया हुआ 0 ही होगा, तभी तो रैंक नीचे जाएगी। अगर यहीं आपकी वैल्यू नॉन जीरो आती तो फिर हम क्या कहते कि भाई ये यहाँ पर रैंक 3 है, जो कि नंबर ऑफ फैक्टर भी 3 है, तो रैंक भी फिर तो एल आई हो जाती है। तो ये बात समझनी आपने कि भाई ये एल डी हैं, इसी कारण से मैं इसको 0 के बराबर रख सकता हूँ, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का जो माइनर बनाएंगे वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, मतलब उसका डिटरमिनेंट। तो दैट इज वाई इस डिटरमिनेंट को मैं इसके इक्वल रख रहा हूँ भैया, है ना समझ में। तो अब तो कोई समस्या ही नहीं है भाई। अगर ऐसा सवाल है 3 क्रॉस 3 का तो डिटरमिनेंट सोल्व करना, पी की वैल्यू मिल जाएगी। तो किससे सोल्व करेंगे बताइए आप, मैं 0 बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। नहीं हम डायरेक्ट भी सोल्व कर देंगे। तो मैं रो 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आपने लिखना एक्सपेंडिंग बाय रो 1, तो 1 तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, है ना, डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना आता है। तो ये 1 तो ये गया भाई p, और ये 0 तो यहाँ फिर माइनस में 1 है जो ये, और ये है तो माइनस का 1, और ये फिर 0, ठीक है, और फिर प्लस 1 तो ये है, और ये गायब करें, ये और ये गायब करने के बाद बचेगा, मतलब पहले प्रिंसिपल डायगोनल तो माइनस का 3, और जी फिर प्लस का माइनस का 3p, है ना। प्लस का तब होता अगर यहाँ किसी के पास एक माइनस होता। तो ये 0 आ चुका है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ सोल्व करते हैं, देखिए तो आ p + 1, और ये है भाई माइनस का 3p है, ठीक है ना। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एच टी इक्वल ना है। अगर -1 से करते तो इनके निशान बदल जाते। अब ये आएगी माइनस का 2p, है ना, माइनस का 2p बड़ी रकम का चिन्ह, और यहाँ भी माइनस का 2 बराबर 0, तो माइनस का 2p और ये प्लस का 2, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 2 डिवाइड, तो ये आएगी p की वैल्यू माइनस का 1। तो देखिए भाई ये p की वैल्यू कितनी आएगी फिर माइनस का 1। तो मतलब अगर p का मान -1 लोगे ना भाई आप यहाँ पर p की वैल्यू, तो ये एल डी होगी। क्योंकि भाई ये मैथ में आपका p की वैल्यू 2 दे रखी थी, तो हमने चेक किया कि भाई अगर हम 2 लेंगे तो फिर ये डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं आ रहा है ना, 0 नहीं आएगा डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा, मतलब माइनर बना है जो, तो फिर रैंक 3 हो जाएगी। फिर उस केस में तो एल आई हो जाएंगे ना ये, तो वो आपका मैथ में आंसर गलत है, तो आपका -1 ही आएगा। तो ठीक है ना, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं, हमने चेक किया है। -1 लेंगे और तब डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे तो 0 आया है, और 0 आया है तो 3 क्रॉस 3 के माइनर का डिटरमिनेंट आपने चेक किया जो कि 0 आया है। तो देन 2 क्रॉस 2 का कोई भी लेंगे ना आप, जैसे 2 क्रॉस 2 का ये लेंगे तो -1, और ये -1 तो +1, है ना, तो ये 0, और फिर ये लेंगे तो माइनस का 3, तो ये भी 0, तो फिर ये लेंगे तो ये प्लस का 1, तो आपको ये मिल जाएगा फिर 2 क्रॉस 2 का, तो फिर इसकी रैंक 2 हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से आपने चेक करना है। तो आप ये नोट करना है कि ये वैल्यू 2 नहीं आएगी, p की वैल्यू जो यहाँ पर कह रखा है कि मैथ में भाई 2 आएगी, तो वो गलत है, तो आप -1 आएगी। आया है ना समझ में। तो p की वैल्यू -1 आएगी तब ये एल डी होगी। तो आपने कोई दिक्कत नहीं है, वो तो भाई मिसप्रिंट हो सकता है। तो अब आपने ये करना है, आपने अच्छी तरह से, अगर आपकी फिर भी आपको भी ऐसी कोई समस्या आती है कि भाई आपका आंसर नहीं मिलता, तो आप उस वैल्यू को पुट करके देखिए, एल डी हो जानी चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। उस वैल्यू से जिस वैल्यू को आपने निकाला तो आपने ठीक निकाली है। नॉन जीरो आएगा तो फिर आपने वो एल आई का कंसेप्ट हो जाएगा, है ना। अगर कोई भी वेरिएबल की वैल्यू निकालने की तो वो एल डी ही देगा। तो अब आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर एल डी है वेक्टर जितने भी, तो हम उनका डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रखेंगे, तो आसानी से क्यों रखेंगे, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का माइनर का डिटरमिनेंट 0 होगा तभी एल डी होंगे, है ना। देन फिर हम 2 क्रॉस 2 का चेक करेंगे तो नॉन जीरो होगा, तो रैंक 2 होगी। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझना है। तो एल डी और एल आई हमने रैंक के कंसेप्ट से पढ़े हैं भाई, ठीक है। तो आप इस तरह से कीजिए। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है तो आप बताइए। जो वेक्टर हैं, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर, ये वेक्टर है 1 2 0 0 3 1 एंड -1 0 1, 3 वेक्टर हैं। तो ये इनको प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो कैसे चेक करेंगे,
तो आपको बताया है कि एलडी कब होंगे, जब रैंक है, जितने भी वेक्टर हैं, जैसे अब रैंक है वो 3 से कम आनी चाहिए, कम आएगी तो वो एलडी होंगे, है ना। अगर बराबर आएगी तो वो क्या होंगे, एलआई होंगे। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि एलडी का मतलब क्या है कि भाई वो 3 से कम आ रही है रैंक, तो 3 से कम आ रही है तो इसका मतलब 3 वेक्टर है तो रैंक 3 से कब कम आएगी, जब उसमें या कंप्लीटली एक रो या मतलब एक रो या फिर एक कॉलम कंप्लीटली 0 होगी, है ना, तभी तो एलडी आएंगे। तो ठीक है, तो ठीक है भाई, इन वेक्टर को हमने किस में लिखना है, कॉलम फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो कॉलम में ही लिखना है, कॉलम वाइज ही, ठीक है ना। कॉलम वाइज लिखोगे तो सही रहेगा भाई, कॉलम वाइज ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कॉलम वाइज ही आपने लिखना है, ठीक है, नोट करना है। तो कॉलम वाइज लिखेंगे हम, जो भी गिवन वेक्टर होंगे 4 होंगे तो उनको भी कॉलम वाइज ही लिखेंगे। तो अब देखिए, अब इसकी रैंक निकाल लेंगे। तो रैंक आपको पता है, आप किसी भी मेथड से निकाल दे इसकी, है ना। और अब इस जो हमने टॉपिक आपको समझाया है कि भाई एलडी और एलआई क्या है। एलआई तो आपको पता है कि रैंक जब बराबर आ जाते हैं नंबर ऑफ वेक्टर के तो एलआई है, और एलडी अब आपको पता है कि भाई जब कम आएगी नंबर ऑफ वेक्टर से। जो टॉपिक मैंने आपको समझाया है तो उस टॉपिक पर ही ये है क्वेश्चन कि ये वेक्टर है, ये है और ये है, यहाँ पर ए है, तो हम कॉलम वाइज एक मैट्रिक्स बनाएंगे इसी तरह से, और ए की वैल्यू निकाल लेंगे आप, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई, आपकी 2 आनी चाहिए। अगर आपकी मतलब एलडी गिवन है ये वेक्टर, तो आपका क्या करेंगे, उसका डिटरमिनेंट देखें निकाल के, अगर ए की वैल्यू आपकी 2 आती है तो मतलब आपको फिर समझ में आया है, और आपको बताना है कि आपकी वैल्यू क्या आती है। और अगर बाई चांस आपकी वैल्यू 2 नहीं आती या कुछ और आ जाती है तो फिर आप इसमें वो वैल्यू रख कर देखें और फिर डिटरमिनेंट चेक करें, है ना। अगर आपका डिटरमिनेंट 0 आता है तो इसका मतलब आपकी वैल्यू सही है, ये वैल्यू गलत है, तो 2 ही आनी चाहिए। वैसे हमने देखा कि ये ठीक ही पाएगी, तो 2 ही आप चेक करना और हमें बताना ज़रूर है। तो ठीक है, तो और भी क्वेश्चन आप मैथ की सहायता से कर सकते हैं। तो धन्यवाद।